लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दां गुरुपद पदुमपरागा सुरुचे सुबास सरसयनुरागा। वन्दां गुरुपद वन्दां गुरुपद पदुमपरागा वन्दां गुरुपद पदुमपरागा। श्री गुरुदेव भगवान के कमलवत चरणों में नमन वंदन करते हैं। और आज आपके साथ, जबकि आज 26 जून है, क्यों मामला यही है ना, 26 जून 2023। आज कई सारे बच्चों का हमारे पास लगातार रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप 11th को नहीं पढ़ाते हैं क्या, क्योंकि पिछले वर्षों में लगातार मैं क्लास 12th को ही पढ़ा रहा था। 11th के कुछ वीडियोस मैंने अपलोड किए थे, 10th के कुछ वीडियोस अपलोड किए थे, 9th के भी कुछ थे। बट इस वर्ष से आज हम घोषणा कर रहे हैं कि हम इस वर्ष 2024 का जो परीक्षा देने वाले बच्चे हैं, जी हाँ, जो बच्चे 2024 का एग्जाम देने वाले हैं, उन बच्चों के लिए हम व्यवस्था अपनी कंप्लीट लेके चल रहे हैं। यदि आप कक्षा 12वीं में हैं तो आपके पास दो व्यवस्थाएं हैं हमारे चैनल रविकांत त्रिपाठी पे, कि आप कक्षा 12वीं की क्लास डेली रात को 8:15 बजे से 9 बजे के बीच यानी 45 मिनट की क्लास ले सकते हैं, जो कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन एप्लीकेशन पे चलती है। एप्लीकेशन हमारा है रविकांत त्रिपाठी। जी हाँ, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं रविकांत त्रिपाठी। इसी एप्लीकेशन पे ये क्लास हमारी सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन चलती है रात 8:15 बजे, कक्षा 12वीं की, ताकि आपका क्वेश्चन आंसर मैं सॉल्व करवा सकूं और बोर्ड परीक्षा में आने वाले इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको शेयर कर सकूं, गेस्ट शेयर कर सकूं, और बहुत सारी चीजें वहां पे एप्लीकेशन पे आपको मैं अवेलेबल कराता हूं। इसके साथ ही जो बच्चे ऐप नहीं ले सकते हैं उनके लिए थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 3 दिन मैं यूट्यूब पे रहता हूं और चैप्टर्स का फुल एक्सप्लेनेशन कराता हूं। यहां पर आपको पीडीएफ नहीं मिल पाती है, क्वेश्चन आंसर्स नहीं मिल पाते हैं, ग्रामर सेक्शन नहीं मिल पाता है, लेकिन आपको बुक कंप्लीट मिलती है। तो ये यूट्यूब पे व्यवस्था है। जो बच्चे भी यूपी बोर्ड में क्लास 11th में हैं, जिनके लिए आज मैं इस सेशन में खड़ा हूं, बस मैं बता दे रहा हूं, 1 मिनट में आप इसको समझ लीजिएगा कि अगर आप 11th में हैं तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन इसी यूट्यूब पे पूरी तरह से फ्री क्लासेज आपकी चलेंगी। जी हां दोस्तों, पूरी तरह से फ्री क्लासेज आपकी चलेंगी डेली रात को 7:15 पे, जिस समय आज हम लोग यहां उपस्थित हैं। ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन प्रति सप्ताह ये हमारी कक्षाएं चलेंगी और मैं बड़े भरोसे के साथ कहता हूं आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, घबराइएगा नहीं।
यदि आप 10th में हैं तो 10th में इसी समय 7:15 पे ही बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 3 दिन हमारी कक्षाएं YouTube पे चलेंगी। आप सभी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। यदि आप CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए क्लास 12th की जो सेशन है, जो सिलेबस है, वो शाम को 6:15 बजे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन, और कक्षा 10वीं के लिए शाम 6:15 बजे ही बृहस्पति, शुक्र, शनि 3 दिन संचालित होगी। और यदि आप बिहार बोर्ड से आते हैं, देखिए CBSE वाले के साथ एक मामला और है। CBSE जो है NCERT बुक्स को सर्टिफाई करता है, यानी NCERT की बुक्स को लेके चलता है पूरे भारतवर्ष में। जिस जिस स्टेट बोर्ड में, जैसा भी मैंने पता लगा, जैसे MP बोर्ड है, अब MP बोर्ड में NCERT की बुक्स चलती हैं तो ये सिलेबस आपके काम का है, आप वहां से कवर कर सकते हैं। ऐसे सभी स्टेट बोर्ड के बच्चे जहां भी NCERT की बुक्स चलती हैं, जी हां दोस्तों, ये जो CBSE खंड है, ये खंड हम NCERT से लेके चलेंगे। ये NCERT बुक चलेगी और ये जो चलेगी ये है राजीव प्रकाशन। ध्यान रखिएगा, राजीव प्रकाशन, जो कि हमारे पास यूपी बोर्ड से प्रेस्क्राइब्ड बुक है। राजीव प्रकाशन की किताब से हम यूपी बोर्ड पढ़ाएंगे। CBSE बोर्ड जो है वो हम NCERT से पढ़ाएंगे, जबकि बिहार बोर्ड की जो कक्षा 12वीं है, केवल मैं कक्षा 12वीं स्टार्ट कर रहा हूं 20 साल, उसके लिए जो बुक है वो है हमारी दिगंत भाग 2, जिसको हम शुरू कर रहे हैं। लेकिन इसका लाइव क्लास नहीं मिल पाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो फॉर्मेट उपलब्ध होगी। जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं वीडियो बनाकर डालता चला जाऊंगा। फिलहाल ये जो यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड का सेगमेंट है, ये क्लासेस हमारी बिल्कुल लाइव चलेंगी दोस्तों, लाइव चलेंगी, यानी रात को 6 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में हम CBSE बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों को कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आप सभी का हमारे सेशन का फिर से स्वागत है। मैं रविकांत त्रिपाठी आप सभी का आदर व्यक्त करते हुए स्वागत करता हूं। समस्त सम्मानित शिक्षक बंधु, प्रधानाचार्य एवं अभिभावक बंधु का विशेष स्वागत करता हूं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 11वीं की संपूर्ण हिंदी के पाठ्यक्रम पे, यानी 2023-24 की परीक्षा के लिए हमारा 11th का पाठ्यक्रम क्या होगा। साथियों, आज 26 जून है 2023 का। आज से हम क्लास 11th का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये सेशन जो हमारा है, ये सेशन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन रात को 7:15 बजे हमारे चैनल पे चलेगा। और ये पूरी तरह से फ्री है, इसके लिए कहीं कोई 1 रुपये आपको पेमेंट नहीं करना है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे शाम को 7:15 पे हमारा चलेगा। ये पूरी तरह से फ्री है, यूट्यूब पे सेशन चलेगा। आज पहली क्लास हम लोग ले गए हैं और आज हम लोग सिलेबस समझने वाले हैं, यानी हमारा पाठ्यक्रम, अर्थात हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये चीजें चल रही हैं, इसलिए हम इसको स्पेसिफाई करने के लिए लेके आए हैं। और आज हमारे सामने है कक्षा 11 की हिंदी की वो किताब, जिस किताब के बल पे हम सभी घोषणा करते हैं कि बोर्ड परीक्षा कैसे होगी, हम तैयारी कैसे करेंगे, ये होगा वो होगा। क्यों? क्योंकि इन सारी चीजों के पीछे है क्या? हमारी किताब। जो किताब स्पेसिफाइड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वही किताब हमको लेकर के चलनी है। खासकर गवर्नमेंट ऑफ यूपी, सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से ये प्रेस्क्राइब किताब आपके सामने है। और मैं रविकांत त्रिपाठी आपके सामने डिस्कशन करने वाला हूं कि इस विषय में 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा। संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, जिसमें से खंड क में आपको क्या क्या मिलना है? गद्य मिलेगा, पद्य मिलेगा, खंड काव्य मिलेगा, नाटक और कहानी मिलेगी। जबकि खंड ख जो होगा वो संस्कृत खंड होगा। ध्यान समझिएगा, क्या क्या होगा? संस्कृत होगा, निबंध होगा, काव्य सौंदर्य के तत्व होंगे, व्याकरण और अनुवाद से संबंधित विषय होंगे। ध्यान रखने वाला विषय यह है कि खंड क आपका 50 अंक का है। खंड क 50 अंक का होगा, तो जाहिर सी बात है जब 100 अंक का प्रश्न पत्र है तो खंड ख भी 50 अंक का होगा। बात करते हैं खंड क में हमारी पाठ्य पुस्तक का क्या क्या पढ़ा जाना है कि गद्य, पद्य, खंड काव्य, नाटक और कहानी, यानी जो सब्जेक्टिव मटेरियल है। और खंड ख में हमको क्या पढ़ना है? अनिवार्य संस्कृत। अनिवार्य संस्कृत हमारे पास है ना, वंदना है, प्रयाग है, ये सारे पाठ अनिवार्य संस्कृत के हैं। तो हमें क्या करना है? हमें करना है संस्कृत का गद्य खंड पढ़ना है, संस्कृत का पद्य खंड पढ़ना है। इसके अलावा हमको क्या पढ़ने हैं? इसके अलावा काव्य सौंदर्य के तत्व अर्थात रस, छंद, अलंकार पढ़ने हैं। काव्य सौंदर्य के तत्व 3 होते हैं, रस, छंद और अलंकार। ये 3 हिंदी व्याकरण पढ़ने हैं। संस्कृत व्याकरण में क्या क्या पढ़ने हैं? विभक्ति पढ़नी है, वचन पढ़ने हैं, संधि पढ़नी है, और भी तमाम सारी चीजें हैं। और इसके साथ साथ अनुवाद बनाना सीखना, ये सारी चीजें हम लोगों को कवर करना है। अब आइए हम चर्चा करते हैं कि हमारे पास जो अंक
विभाजन होगा और क्या क्या होगा, कौन कौन सी चीजें माइन्यूटली हम लोग रीड कर लेंगे तो हम परीक्षा में बेहतर कर सकते हैं। यद्यपि ये जो पीछे स्क्रीन चल रही है सेम यही पाठ्यक्रम, सेम यही व्यवस्था कक्षा 12वीं के लिए भी होती है। तो अगर आप अभी इस चीज को बेहतर समझ लेंगे तो कक्षा 12वीं में आपको और आसानी मिलेगी और आप बहुत आसानी से डिस्ट्रिक्ट टॉप की तो बात ही मैं नहीं करता, अब आप स्टेट टॉप करेंगे। क्यों? क्योंकि रविकांत सर के बच्चों ने इसी वर्ष 2023 की जो परीक्षा हुई उसमें कुल 7 बच्चे थे जिन्होंने स्टेट टॉप किया। इसी चैनल पे वीडियोस पड़ा हुआ आप देख सकते हैं। तो आइए, सबसे पहली व्यवस्था जो है क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 5 अंक का होगा, क ख ग घ ङ। कुल 5 प्रश्न होंगे पहले प्रश्न में, जिसमें क्या पूछा जाएगा, हिंदी गद्य के विकास से पूछा जाएगा प्रश्न। हिंदी गद्य का विकास मतलब आदिकाल से लेके आधुनिक काल तक कैसे कैसे गद्य का विकास हुआ, भारतेंदु युग कब चला, द्विवेदी युग कब चला, शुक्ल युग कब चला, शुक्लोत्तर युग क्या चला, इन युगों में प्रमुख लेखक कौन रहे, इन प्रमुख लेखकों ने प्रमुख कृतियां कौन सी लिखी, किस कृति पे किसको कौन सा पुरस्कार मिला, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इस तरह के प्रश्न आपको 5 अंक के मिलेंगे, यानी पहला प्रश्न 5 अंक का होगा। दूसरा प्रश्न फिर 5 अंक का होगा, क ख ग घ ङ। ये होगा पद्य साहित्य से, और पद्य साहित्य भी चलेगा कहां से, आदिकाल से, यानी कि हमारे पास भक्ति काल कब चला, सगुण भक्ति धारा क्या रही, निर्गुण भक्ति धारा क्या रही, उसके बाद से छायावाद क्या रहा, और ये तमाम सारे विषयों पर आधारित प्रश्न। कौन कौन से इसमें साहित्यकार रहे, अर्थात कौन कौन से कवि हुए, कवियों को कौन से सम्मान मिले, किस कवि का जन्म कब हुआ, किस कवि की मृत्यु कब हुई, किस कवि ने कौन सी कृति लिखी, इस कृति पे कौन सा पुरस्कार मिला, किसने कौन से पत्र का संपादन किया, इत्यादि इत्यादि। इससे संबंधित आपको 5 अंक के मिलेंगे प्रश्न। फिर सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट शुरू होता है तीसरा चौथा। ये तीसरा और चौथा बड़े प्रश्न हैं, 10-10 अंक के होते हैं दोस्तों। इसमें क्या होते हैं, आपको आपकी पाठ जो भी किताब आपकी है उसके किसी एक पाठ से एक गद्यांश निकाल के दे दिया जाएगा, आपका पढ़ा हुआ, यानी जो पाठ हम पढ़े हैं उसी में से एक गद्यांश आपको निकाल के दिया जाएगा, और उसी गद्यांश पे 2-2 अंक के 5 प्रश्न होंगे, जिनमें से 5 प्रश्नों को आपको सॉल्व करना होगा। अब 2-2 अंक के 5 प्रश्न हुए तो कुल कितने प्रश्न हो गए, कहिए। 2-2 अंक के 5 प्रश्न हैं, कुल कितने प्रश्न हुए, 10। हाँ 10। 2-2 अंक के 5 प्रश्न है, 5 दूना 10, 10 अंक का प्रश्न है। और इसी प्रकार पद्यांश से भी आएगा, किससे किससे आएगा, गद्यांश से भी आएगा और पद्यांश से भी आएगा। ये 10-10 अंक के, यानी अभी तक यहां तक आते आते पहले क्वेश्चन से चौथे क्वेश्चन तक आते आते आपका 10-10 20 और 20 और 10 30 अंक आपका कवर हो चुका है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और 5वां प्रश्न में 2 विभाग होंगे, क और ख, दोनों 5-5 अंक के होंगे। क में क्या होगा, गद्य के पाठकों में, यानी जो गद्य के जो पाठ हैं, समझ आऊंगा, पाठकों ने पाठ, गद्य के जो पाठ हैं उन पाठकों के जो लेखक हैं उन लेखकों का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, कृतियां और भाषा शैली को मिला करके आपसे पूछा जाएगा, अर्थात जीवन परिचय आपको याद करना है। इसके लिए गद्य से 5 अंक का एक आएगा और एक पद्य से आएगा। ध्यान रखिएगा, एक किससे आएगा, गद्य खंड से आएगा और एक पद्य खंड से आएगा, दोनों 5-5 अंक के होंगे। अर्थात आपको गद्य खंड से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा और पद्य खंड से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना होगा। ध्यान रहे, 3-3 नाम दिए जाते हैं, किसी एक का लिखना होता है, यानी 3 कवि और 3 लेखकों का नाम उसमें दिया होगा, किसी एक एक पे लिखना होगा, एक गद्य से एक पद्य से, दोनों के लिए 5-5 अंक निर्धारित हैं। फिर आप आ जाएंगे कहानी। हमारे पास पाठ्यक्रम में कुल 5 कहानियां हैं, जिन कहानियों को हमें तैयार करना है। उन कहानियों के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण, उन कहानियों के कथा वस्तु पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जा सकेंगे, और इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपके पास 5 अंक होगा और केवल एक प्रश्न पूछा जाएगा। 5 अंक का केवल एक प्रश्न होगा। क्या होगा, या तो कहानी के प्रमुख पात्र का कह देगा चरित्र चित्रण कर दीजिए, अथवा हाँ कहानी का जो प्रमुख पात्र उसका चरित्र चित्रण कर दीजिए, या कहानी के कथानक पर प्रकाश डालिए, कहानी की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए, कुछ इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। फिर 7वां प्रश्न होगा नाटक, जो आपको पढ़ना है। ये हर जिले वाइज अलग अलग होते हैं, ध्यान रखिएगा। नाटक में एक समस्या आती है, जब आप नाटक में, एक समय स्टार लगा रहा हूं, नाटक पढ़ाते समय आपको बताऊंगा, नाटक हर जिले के लिए अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि जो नाटक देवरिया वाले पढ़ रहे हैं वही नाटक प्रयागराज वाले भी पढ़ेंगे।
वही नाटक लखीमपुर खीरी वाले भी पढ़ेंगे, अलग अलग होता है, इसको मैं बताऊंगा। और नाटक पे भी ऐसे ही 5 अंक का एक प्रश्न पूछा जाता है, यानी नायक के चरित्र चित्रण अथवा कहानी, कथा वस्तु, पटकथा या किसी सर्ग विशेष या किसी अंक विशेष की विशेषता, इस पर आधारित 5 अंक का केवल एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। ये कौन सा चल रहा है? ये पहला ब्लॉक चल रहा है, यानी खंड क। अब जोड़ लीजिए, खंड क में कुल कितने प्रश्न हो गए? 5 5 10 10 और 20 30 30 और 10 40 40 और 10 50। और इस प्रकार अगर इतनी तैयारी हमारी है, इतनी तैयारी अगर हमारी है तो हम 50 अंक खूब आसानी से हासिल कर सकते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि हमको क्या क्या पढ़ना है इस समय। हिंदी गद्य का विकास पढ़ना है, हिंदी पद्य का विकास पढ़ना है, ये 2 प्रश्न हो गए जिनके 5-5 अंक हैं। फिर गद्यांश मिलेगा पाठ से पढ़ा हुआ, उस पर 2-2 नंबर के 5 प्रश्न मिलेंगे जिनको सॉल्व करना होगा। फिर पद्यांश मिलेगा, यानी एक काव्य का खंड मिलेगा जिस पे 2-2 अंक के 5 प्रश्न होंगे, उनको सॉल्व करना होगा, 10-10 नंबर यहां मिल जाएंगे। फिर इसके बाद लेखकों का जीवन परिचय, 3 लेखकों का नाम होगा, किसी एक का जीवन परिचय लिखना होगा। 3 कवियों का नाम होगा, किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना होगा, इसके लिए 5-5 अंक निर्धारित हैं। फिर क्या होगा? कहानी और खंड काव्य पे आएंगे तो क्षमा चाहूंगा, कहानी और नाटक, खंड काव्य नहीं, नाटक, कहानी और नाटक, इसमें चरित्र चित्रण या कथानक या कथा वस्तु पर आधारित प्रश्न होंगे 5-5 अंक के। और कुल मिला जुला करके यानी प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 7 तक कुल हमारे पास 7 प्रश्न होंगे और 50 अंक होंगे जिनको हम लेकर के अपने घर चले जाएंगे। आइए खंड ख की बात कर लेते हैं। खंड ख में क्या होगा? अब खंड ख में देखिएगा, खंड ख में 8वां प्रश्न जब हमारे पाठ्यक्रम का शुरू होगा, यानी जब हमारे पास एग्जामिनेशन पेपर होगा, उसका जो 8वां प्रश्न होगा, मैं आपको प्रश्न वाइज इसलिए समझा रहा हूं ताकि जब पेपर मिलेगा ना, तो आप समझिएगा कि पेपर को पहले से आपको याद रहेगा। रविकांत मित्र पाठी के चैनल से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको एक चीज मैं नोट करा दे रहा हूं कि आप जब पेपर पाएंगे ना, तो पेपर पहले से पता रहेगा कि 8वां प्रश्न किस चीज का है, 9वां प्रश्न किस चीज का है। आपको पेपर देखना नहीं पड़ेगा, पहले से एकदम माइंडली प्रिपेयर्ड रहिएगा कि 8वां प्रश्न क्या होगा? संस्कृत का एक गद्य खंड होगा जिसका संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना होगा। संदर्भ के लिए 2, हिंदी अनुवाद के लिए 5, टोटल 7 अंक का यह प्रश्न होगा। इसमें क्या होता है? 2 गद्यांश होंगे, किसी एक का करना होगा, अथवा करके मिलेगा। संस्कृत के 2 पैराग्राफ मिलेंगे आपकी किताब के पढ़ाए हुए, उनका संदर्भ और उनका अनुवाद करना होगा। इसके लिए 7 अंक निर्धारित हैं। और ठीक एक प्रश्न तुरंत इसके बाद ख मिलेगा, जिसमें क्या मिलेगा? पद्य का, यानी कोई न कोई आपको श्लोक मिलेगा जिसका आपको संदर्भ लिख के हिंदी अनुवाद करना होगा। यानी जो अनिवार्य संस्कृत हमारा है, जो अंत में चलता है, संस्कृत दिग्दर्शिका, उसमें से गद्य खंड से 2 गद्यांश मिलेंगे अथवा करके कोई एक, और पद्यांश भी 2 मिलेंगे अथवा करके, उसमें से कोई एक जिसका संदर्भ लिख के अनुवाद करना होगा। इसके लिए 7-7 अंक निर्धारित हैं, ये आप टेकअप कर सकते हैं। फिर इसके बाद पाठों पर आधारित अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर 4 रहेंगे, कोई 2 करना है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, संस्कृत के जो पाठ हैं उनमें से 4 प्रश्न आपको मिलेंगे, कोई 2 प्रश्न आपको उत्तर लिखना होगा। ध्यान रहे, उत्तर संस्कृत में लिखना है, ये नोट किए रहिएगा। उत्तर किस भाषा में लिखना है? संस्कृत में ही लिखना है। प्रश्न संस्कृत में है तो उत्तर भी संस्कृत में ही होना चाहिए। फिर काव्य सौंदर्य के तत्व, यानी 10वां प्रश्न क्या होगा? काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व मैंने बताया था ना, रस, छंद और अलंकार। रस, छंद और अलंकार, ये 3 आपके पास मिलेंगे। जितने रस हैं, 9 रस होते हैं, 9 रस आपको पढ़ने हैं, 2 एक्स्ट्रा होते हैं, 11, यानी 11 रस आपको पढ़ने हैं। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये 3 अलंकार शब्द में पढ़ने हैं। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अनन्वय, प्रतीप, दृष्टांत और अतिशयोक्ति, ये सारे अर्थालंकार आपको पढ़ने हैं। और छंद में चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, कुंडलियां, हरगीतिका और बरवय, इनका लक्षण और उदाहरण ये आपको याद करना है काव्य सौंदर्य के तत्व में, यानी हिंदी व्याकरण में। काव्य सौंदर्य के तत्व को मतलब समझ लीजिएगा हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। इसके अलावा वर्णवृत्त छंद की बात करेंगे तो इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, सवैया, मत्तगयंद, सुमुखी, सुंदरी और बसंतिलका। इसके साथ साथ मुक्तक में मनहर, ये इतने आपको छंद पढ़ने हैं। यद्यपि ये सारे के सारे छंद मैंने पढ़ाए हैं इसी चैनल पे, इसी
प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं या आप सर्च कर सकते हैं छंद बाई रविकांत। ये जितनी चीजें मैं ऊपर से नीचे दिखा रहा हूं ना, पाठ्यक्रम यानी खंड क को छोड़ दीजिएगा, खंड ख में ये जो संस्कृत वाला खंड छोड़ करके ये जो 10वां प्रश्न है ना, ये सारी की सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी हैं। काव्य सौंदर्य के तत्व में अगर सर्च करना होगा ना, अभी आप तुरंत हमारे चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं RAS यानी रस और स्पेस लिख देंगे रविकांत, तुरंत आपके सामने रस का वीडियो आ जाएगा, आप रस पढ़ सकते हैं। अलंकार में दोनों है, शब्दालंकार अर्थालंकार, आप सर्च कर सकते हैं शब्दालंकार और स्पेस दे करके बस वही रविकांत लिख दीजिएगा। फिर अर्थालंकार, ऐसे आप सर्च कर सकते हैं अर्थालंकार और यहां पे क्या लिख सकते हैं रविकांत, अर्थालंकार रविकांत सर्च करेंगे तुरंत आ जाएगा ये सारी चीजें। वैसे ही छंद सर्च करना है आप छंद और फिर आगे लिख देंगे रविकांत, केवल हमारा नाम लिखेंगे छंद के आगे, तुरंत बताएगा। तो ये सारी चीजें जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है, जो मैं आपको समझा रहा हूं, ये सारी चीजों का वीडियो ऑलरेडी इसी चैनल पे बना हुआ है, आप खाली टाइम में देख सकते हैं, आपको कोई असुविधा नहीं होगी। अगर असुविधा होती है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, रविकांत मित्र त्रिपाठी आपके लिए हाजिर हैं। हाँ, मैं आपके लिए हाजिर हूं, कोई दिक्कत होती है हमें बताइए। फिर बात करेंगे निबंध की, ये एक बड़ा दूसरा क्वेश्चन है। अभी पीछे हमने देखा था ना, 2-2 अंक के 5 क्वेश्चन थे गद्य और पद्य पे आधारित 10 अंक के। उसके बाद दूसरा बड़ा क्वेश्चन ये आता है जिसके लिए कुल 9 अंक निर्धारित हैं। 2 अंक मिलता है बढ़िया शीर्षक और प्रस्तावना लिखने पर और 7 अंक मिलता है बढ़िया निबंध लिखने पर। निबंध के लिए 7 और बढ़िया शीर्षक प्रस्तावना के लिए 2, यानी 2 + 7 अर्थात 9 अंक निर्धारित हैं। यदि हिंदी में आपको 100 में 100 पाना है तो इन बड़े प्रश्नों पे पहले कमांड करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी प्रश्न तो 2-2 अंक के हैं, कोई 2 अंक का है, कोई 1 अंक का है, कोई 4 अंक का है, लेकिन ये क्वेश्चन 9 अंक का है और वो पीछे वाला 10 अंक का था। बड़े बड़े क्वेश्चंस पहले पकड़ने होंगे, ध्यान रखिएगा। निबंध तो हिंदी में मौलिक अभिव्यक्ति देते हुए जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर निर्धारित करते हुए निबंध। मैं आपको बोर्ड परीक्षा जैसे नजदीक आएगी, एनुअल एग्जामिनेशन, मैं आपको कुछ विषय दूंगा जिसपे निबंध आने की संभावना ज्यादा है। फिर संस्कृत व्याकरण, फिर किस पे बात करेंगे हम लोग, संस्कृत व्याकरण। तो संस्कृत व्याकरण क्रम संख्या 13 एवं 14 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। अब क्रम संख्या 13 और 14 क्या है, ये रहे क्रम संख्या 13 और क्रम संख्या 14। यानी आपको शब्द रूप पढ़ना है, धातु रूप पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, विभक्ति पढ़नी है, और तो और हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, ये बड़ा टिपिकल मामला है, ये पढ़ना है। ठीक, समास, ये समास में अव्ययी भाव कर्मधारय बहुव्रीहि पढ़ना है। संधि में आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तीनों के कुछ विभाग हैं, वो आपको पढ़ने हैं। तो ये तो उपाय रहा कि आपका जो एग्जामिनेशन पेपर आएगा, ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप, अगर अभी जून चल रहा है, जुलाई से आपका सेशन हम स्टार्ट अगर कर रहे हैं, आपको जुलाई से ही पता रहेगा कि पहले ही कि 13वां प्रश्न क्या आता है, तो विभक्ति आता है, 14वां प्रश्न क्या आता है, संस्कृत में अनुवाद आता है, अच्छा 7वां प्रश्न। पहले से जब आपको पता रहेगा ना, तो क्वेश्चन पेपर पाने के बाद आपको उलटने पलटने में टाइम वेस्ट नहीं करना होगा, फटाक से आप क्वेश्चन नंबर डालेंगे, आंसर लिखना शुरू कर देंगे। दूसरी चीज, अगर हम टेक्स्ट बुक की बात कर लें कि टेक्स्ट बुक में आपको क्या पढ़ना है। अच्छा, एक छोटी सी चीज और देखिए, हमारी किताब में स्पष्ट किए हैं, हिंदी व्याकरण में कुछ चीजें और भी हैं जो अलग से दी गई हैं, इनके लिए कोई मार्किंग निर्धारित नहीं है, पूछा जा सकता है, संभाव्य है, पूछा जा सकता है, दैट वन इज द नॉट कंपल्सरी, पूछा जा सकता है। और ये कब पूछा जाता है, ये तब पूछा जाता है जब इनमें से कहीं न कहीं कोई कटौती की जाती है। कई बार बोर्ड परीक्षा के पेपर्स में इनमें से कुछ कटौती करके इनमें से क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे शब्दों में सूक्ष्म अंतर है, अनेकार्थी शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, वाक्यों में अगर कोई त्रुटि है, कोई कमी है, उसको सीधा करना, सही करना, लोकोक्तियां, मुहावरे, ये 1 2 3 4 5, ये 5 चीज़ें। यद्यप इन सारी चीज़ों पर वीडियो मेरा उपलब्ध है इसी चैनल पे, अगर आप देखना चाहेंगे तो आप इनके नाम से सर्च करके इसी चैनल पे वीडियोस पा सकते हैं। जहां तक हम बात करेंगे टेक्स्ट बुक की, तो आपकी ये जो टेक्स्ट बुक है, इसमें कुल गद्य खंड की अगर बात करेंगे तो 9 पाठ निर्धारित हैं, जिनमें से एक तीसरा पाठ और एक छठा पाठ, ये 2 पाठ छोड़ देंगे। ये पाठ साइंस वाले बच्चे नहीं पढ़ेंगे,
अब देखिए यहां पे मामला आता है सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी का। तो जो बच्चे आर्ट साइड से हैं वो तो सारा चैप्टर पढ़ेंगे, जो बच्चे आर्ट साइड से हैं वो सारा पढ़ेंगे, जो साइंस वाले हैं वे तीसरा और छठा नहीं पढ़ेंगे। कारण समझ रहे हैं क्यों? इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं यहां पे, इसमें आप जाएंगे तो देखिए जब आप जूम करेंगे ना तो इसमें देखिए स्टार नहीं लगा है, यहां स्टार लगा है, यहां स्टार लगा है, यहां स्टार लगा है, यहां स्टार लगा है। इसका मतलब यह है कि जहां जहां स्टार नहीं लगा है, जहां जहां स्टार नहीं लगा है वे पाठ कौन पढ़ेंगे? जहां जहां स्टार नहीं लगा है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे आर्ट साइड वाले बच्चे पढ़ेंगे। साइंस वाले बच्चे इन दोनों पाठों को छोड़ करके बाकी 7 पाठ पढ़ेंगे। उसी प्रकार पद्य खंड में अगर जाएंगे तो देखिए मलिक मोहम्मद जायसी का जो नागमती वियोग वर्णन है वो साइंस वाले बच्चे नहीं पढ़ेंगे। केशव दास का जो स्वयंवर कथा है ये भी साइंस वाले बच्चे नहीं पढ़ेंगे। विविधा जो है ये भी साइंस वाले बच्चे नहीं पढ़ेंगे। बाकी सारा चैप्टर साइंस वाले बच्चे पढ़ेंगे। और जहां तक रही आर्ट साइड वाले बच्चों की बात, तो आर्ट साइड वाले बच्चे तो पूरा पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उनके लिए तो कहीं कोई कटौती नहीं है। आर्ट साइड के लिए बच्चों के लिए कहीं कोई कटौती नहीं है। साइंस और कॉमर्स वाले बच्चे स्टार वाले पाठों का ही अध्ययन करेंगे, स्टार के अतिरिक्त जो पाठ है उनका अध्ययन नहीं करेंगे। तो अगर आप देखें तो साइंस वाले बच्चे तीसरा चैप्टर छोड़ देंगे और छठा चैप्टर छोड़ देंगे, बाकी सारा चैप्टर पढ़ेंगे। कॉमर्स वाले बच्चे भी तीसरा और छठा छोड़ के बाकी सारा पढ़ेंगे, जबकि आर्ट्स वाले बच्चे सारा कुछ पढ़ेंगे। पद्य खंड में भी वैसे ही साइंस और कॉमर्स वाले बच्चे दूसरा और 5वां चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, जबकि आर्ट वाले बच्चे सारा चैप्टर पढ़ेंगे। कथा साहित्य में अगर बात करेंगे हमारे पास कुछ 5 कहानियां हैं, जिनमें से 5वां जो जैनेन्द्र कुमार की जो ध्रुव यात्रा है वो हमारे बच्चे साइंस वाले नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आर्ट्स वाले पढ़ेंगे, क्योंकि आर्ट्स वालों को 5 पढ़ना है, साइंस वालों को केवल ये 4 पढ़ना है, बलिदान, आकाशदीप, प्रायश्चित, समय। समझ में आ गई बात? और अंतिम बात कि जहां तक रही नाटक, तो नाटक को ध्यान में रखिएगा कि कुहासा और किरण यह जो नाटक है ये मेरठ, आजमगढ़, मुरादाबाद, बलिया, रायबरेली, झांसी, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी, बदायूं, पीलीभीत के बच्चे पढ़ेंगे। आन की मान की बात करेंगे तो ये वाराणसी, लखनऊ, इटावा, बरेली, फर्रुखाबाद, एटा, शाहजहांपुर, उन्नाव और हमीरपुर के बच्चे पढ़ेंगे। गरुड़ ध्वज जो नाटक है वो आगरा, गोरखपुर, जौनपुर, फैजाबाद, बिजनौर, फतेहपुर, गोंडा, प्रतापगढ़, बहराइच और ललितपुर के बच्चे पढ़ेंगे। सूतपुत्र जो है वो नाटक प्रयागराज, सहारनपुर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, गाजीपुर, मैनपुरी, जालौन, हरदोई और बाराबंकी के बच्चे पढ़ेंगे। जबकि राजमुकुट जो है वो कानपुर, बुलंदशहर, मथुरा, बस्ती, मिर्जापुर, देवरिया, बांदा और रामपुर के बच्चे पढ़ेंगे। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके जिले का नाम इसमें नहीं है, जैसे महामाया नगर का नाम नहीं है, संत रविदास नगर का नाम नहीं है, सिद्धार्थ नगर का नाम नहीं है। अब ये बच्चे कहां जाएंगे? तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि इनमें से पहले मेरा जिला कौन सा था। जैसे कुशीनगर एक जनपद है जिसका नाम इसमें नहीं है, लेकिन कुशीनगर जनपद पहले देवरिया जनपद था, देवरिया जनपद से कट के कुशीनगर बना है। तो आप पता कर लीजिएगा कि हमारा जनपद पहले कौन सा जनपद था, अगर उसका नाम इसमें है तो वही वाला चलेगा। अर्थात देवरिया में जो नाटक चल रहा है वही नाटक कुशीनगर में चलेगा। इसमें कुशीनगर नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि कुशीनगर देवरिया जनपद से कट के बना है इसलिए कुशीनगर जनपद में वही नाटक चलेगा जो देवरिया जनपद में चलता था। उसी प्रकार आपका जो पेरेंट जिला कौन सा है, किस जिले से कट के हमारा जिला बना है, यह पता कर लीजिएगा और उस जिले में जो नाटक चल रहा होगा यहां लिस्ट के अनुसार वही नाटक आपके जिले में संचालित होगा। इसलिए मैंने कहा इस बात को समझ लीजिएगा। और संस्कृत दिग्दर्शिका में अगर आप देख लेंगे तो इसमें 6ठा पाठ, 8वां पाठ, 9वां पाठ और 10वां पाठ, ये पाठ जो है वो सामान्य हिंदी यानी साइंस और कॉमर्स के बच्चों को नहीं पढ़ना है, आर्ट साइड के बच्चों को तो सब पढ़ना है। आर्ट साइड के बच्चों को सब पढ़ना है, साइंस साइड के बच्चों को ये चैप्टर छोड़ के पढ़ना है। साइंस साइड देखिए सीधे लिखा है सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी का मतलब हो गया आपका साइंस और कॉमर्स। साइंस और कॉमर्स वाले बच्चे सामान्य हिंदी पढ़ते हैं, आर्ट साइड वाले बच्चे साहित्यिक हिंदी पढ़ते हैं। तो सीधे लिखा है सामान्य हिंदी के बच्चों को स्टार वाले पाठों का अध्ययन करना है, तो स्टार लगा है जिसमें जिसमें वे सामान्य हिंदी वाले बच्चे पढ़ेंगे, और जहां जहां स्टार नहीं लगा है या स्टार लगा है सब कुछ साहित्यिक हिंदी वाले बच्चे पढ़ेंगे। तो ये पाठ्यक्रम है कक्षा 11वीं का जो आपको पढ़ना है हिंदी में। यूपी बोर्ड के साथ एक चीज़ समझ लीजिएगा, हिंदी बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। कारण यह कि हिंदी में अगर फेल, सब में फेल।
इसलिए हिंदी को हल्के में मत लीजिएगा। और अभी इंटरमीडिएट से तैयारी अपनी अच्छे से फर्स्ट ईयर से ही शुरू कर देंगे तो सेकेंड ईयर में आपको बेहतर मौका मिलेगा और आप सभी स्टेट रैंक हासिल कर सकेंगे। इस साल मेरे जानने वाले 7 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्टेट रैंक हासिल की है और सभी को 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार मिला है। आप भी पता करेंगे आपके जिले स्तर पे जो बच्चे टॉप किए हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय, उनको 21-21 हज़ार रुपए का पुरस्कार मिला है। ये गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से मिला है। इसलिए आप भी इस मामले में आ सकते हैं, चयनित हो सकते हैं। आप भी स्टेट रैंक हासिल करके 1 लाख रुपए का पुरस्कार जीत सकते हैं, अथवा डिस्ट्रिक्ट रैंक हासिल करके भी कम से कम 21,000 रुपए का पुरस्कार क्लास 12th में जीत सकते हैं। इसलिए तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए दोस्तों। रविकांत त्रिपाठी आपके साथ हैं। तो ये रहा आपका 11th का मैटर, और ये जो 11th का मटेरियल है, ये 11th का मटेरियल आपको सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन आपको डेली शाम को 7:15 बजे मिलता रहेगा। तो आज हम लोगों ने पाठ्यक्रम समझा है। कल जो है हम अपने क्लास में जब होंगे, यानी कल मंगलवार है ना, कल हम अपने क्लास में जब होंगे तो हम इस किताब में हम जो पहला खंड है यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इसको हम शुरू करेंगे कल। यानी कल की हमारी क्लास पहले से शेड्यूल हो गई, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है हम यहीं से शुरू करेंगे। तो कल आप सभी इस पाठ को पढ़ के आएंगे, कल यानी 27 तारीख मंगलवार। आप सभी के स्वागत के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूं। कल 11th का पहला चैप्टर हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है इस पर चर्चा करेंगे। आप सभी के स्वागत के साथ रविकांत त्रिपाठी पुनः आपको आश्वासन देते हैं कि इसी वर्ष हम लोगों ने शुरू कर दिया है। अगर आप 11th में हैं, 9th में हैं, 10th में, सबके लिए ऑप्शन बना दिया हूं। आप आते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों मिलते हैं कल शाम को 7:15 बजे। प्लीज़ आइए, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सादर नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।